जिनका नाम ही अक्षय है, वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले और राजनीति के मैदान में जब उन्होंने दांव पेंच दिखाए तो पूरी की पूरी राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। एक ऐसा चेहरा जो कि केवल इंदौर तक ही अब सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में सुर्खियों का विषय बना। ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं कल तक कांग्रेस के इंदौर संसदीय सीट से उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम की, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेता हैं। पेशे से लॉयर भी हैं, कॉलेज भी चलाते हैं और बड़ा अनुभव है। और अब कहा जा रहा है कि राजनीति में मंजे से मंजे खिलाड़ियों को भी अपने दांव पेंच से पटखनी दे चुके हैं। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो अपने नाम के मुताबिक जो है अक्षय की परिभाषा को परिपूर्ण किया और बिल्कुल निडर होकर, दबंग होकर, जिस मुस्तैदी के साथ आप कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में गए, उसी मुस्तैदी के साथ आपने अपना नाम भी वापस ले लिया। कैसे ये ट्रांजिशन आया? इंदौर का युवा ये जानना चाहता है कि एक ऐसा युवा चेहरा जो कि राजनीति में उम्मीदों की उड़ान के साथ संभावनाओं को तलाशने के लिए मैदान में उतरा था, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस की विचारधारा से आपका एकदम से दिल टूट गया और भारतीय जनता पार्टी से दिल लग गया? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ सीरीज ऑफ एक्शन जिसने मुझे मजबूर करा ये डिसीजन लेने के लिए। मैं जब 23 मार्च को मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था, मैं बहुत फाइन था। मुझे मालूम था कि ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। यहाँ पे चुनाव आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या व्यक्तिगत टीम से आप नहीं लड़ सकते हो। ये लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, ये 2600 बूथ का चुनाव है। जब तक संगठन और संगठन के नेता, उनके लोग जब तक साथ नहीं देंगे, ये आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब मुझसे इनिशियली कहा गया था तब भी मैंने कहा था चूंकि ये चुनाव बड़ा है तो मुझे सबकी मदद लगेगी और सबकी मदद मिलेगी तो ही ये मैं ताकत से ये चुनाव लड़ पाऊंगा। तो जब मैंने चुनाव शुरू करा तब बहुत दिनों तक मैंने 2600 पोलिंग बूथ की अपनी लिस्टें मांगी। वो लिस्ट मेरे पास जब तक मैंने 29 तारीख को फॉर्म उठाया था उस तारीख तक नहीं आया था। आज एक कैंडिडेट का लोकसभा के अंदर, जो लोकसभा का कैंडिडेट होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि ताकत से अपनी बात लोगों के बीच में रखे, मुद्दे उठाए और जाके आम जनता से वो संपर्क करे। मुद्दे में उठा रहा था, लेकिन जो बाकी की दो चीजें थी कि जो मुझे टीम चाहिए थी और जो मुझे संपर्क करना था, वो संपर्क मेरा नदारत था पूरे टाइम। और आखिरी में मैंने ये डिसाइड करना पड़ा मुझे बाय कंपल्शन कि अगर इसी तरह से चुनाव चलता रहा तो ये बहुत गलत हो जाएगा मेरे स्वयं के व्यक्तिगत के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी। तो कैसे लगा आपको जब आपका मन जो है भटकने लगा, मन एक तरह से मोहभंग हो गया? क्योंकि आपने देखा कि असहयोग आंदोलन एक तरह से अंदरूनी तौर पर था, ना तो आपको वो सूचियां प्रदान की जा रही थी, ना मतदाता सूचियां आप तक पहुंची, ना बूथ पर जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए पार्टी के पदाधिकारियों को वो निभाई नहीं गई। तो ये स्क्रिप्ट कब से धीरे धीरे शुरू होने लगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए? क्या ये मन बदलने की शुरुआत थोड़े दिन पहले से हो गई थी? जब मैंने नीचे अपने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना शुरू करा, बस्तियों में लोगों से बात करी, मैं स्टार्टअप के लोगों से बात करने गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर से बात करने गया, कॉलेज के बच्चों से बात करने गया, मैं अपनी एलुमिनी से मिला, स्टाफ से मिला और भी जब निचली बस्ती में मिला तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार लोगों को राम मंदिर को लेके बड़ा अच्छा माहौल है, उनकी बड़ी पॉजिटिविटी है कि वाकई जो उनके आराध्य देव है आज पूरी शानो शौकत से और बहुत बड़े भव्य स्वरूप में विराजित हो चुके हैं। ये एक अपनी बात थी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी था कि लोगों का अपना एक ख्याल इस चीज को लेकर था। तो इससे तो मेरा मन बना ही था कि जो लोगों का रुख है वो एक अलग तरह का रुख है और वो अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। मैं भी आज खुद जैन समाज से आता हूँ, हिंदू से आता हूँ, मेरे भी आराध्य देव है। मैं भी जब आज घर से निकलता हूँ तो भगवान की पाठ पूजा करके निकलता हूँ। जो मेरे समाज के या जो हमारे पाठ होते हैं वो तो करता ही हूँ, साथ में हनुमान चालीसा भी करता हूँ रेगुलर। लेकिन जब मुझे ये लगा कि ये चुनाव, जब मैंने सबसे पहले, मैं 30 दिन छोड़ देता हूं, मैं 24 तारीख से आपको बताता हूं। 24 अप्रैल को जब मैंने नामांकन भरा और नामांकन के दिन शाम को मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था। 25 का संगठन ने मेरा कोई कार्यक्रम नहीं रखा, पूरा दिन खाली रखा। 25 की रात को मेरे पास फोन आता है कि 26 का जो आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम था इंदौर की एक विधानसभा का, वो कैंसिल हो गया है। 27 तारीख को मैंने कुछ अपने व्यक्तिगत लोगों को लेकर 2 वार्ड की मीटिंग करी और 28 तारीख जो कि संडे होता है उस दिन शाम को फिर मेरे पास खबर आती है कि 29 का भी आपका जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि जिस चुनाव में 12 दिन अगर बचे हो और नामांकन भरने के बाद आज 5 दिन निकल गए और उसमें भी 3 दिन अगर आपका कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है, तो जो एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है जो कि पार्टी के साथ साथ स्वयं की रेपुटेशन भी दांव पर लगाता है, तो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। दूसरी चीज, आज मैंने हर बूथ पे सामग्री भेजी, प्रचार की सामग्री भेजी, मैंने आज बूथ पर मतदाता सूची भेजी, लेकिन वो जो वहां के प्रभारी थे उन्हीं के पास पड़ी रह गई, वो आगे बढ़ी नहीं, ना तो लगी। इसका बीजेपी
के उस समय पर एक ट्वीट भी हुआ था कि हमारी प्रचार सामग्री किस तरह से अवस्था में पड़ी है, उसको ट्वीट भी किया गया था, ये ऑन रिकॉर्ड्स भी है। तीसरी चीज, मेरा जब 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ टिकट, उसके बाद मैंने 28 मार्च को शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में और शीर्ष नेतृत्व भोपाल में कुछ लोगों की आम सभाएं चाहिए थी, वो मैंने लिखकर भेज दी थी। उनमें से एक बड़े नेता 25 अप्रैल को इंदौर में थे, उन्होंने उज्जैन में सभा करी, उन्होंने धार में सभा करी, लेकिन इंदौर में उनका कोई कार्यक्रम नहीं था और इंदौर का मेरा दिन भी खाली रखा हुआ था। तो ये सब चीजें ऐसे सोचने में आती हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब कोई साजिश रची जा रही थी एक तरह से, अक्षय कांति बम को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। एम आई राइट? मैं षड्यंत्र की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिससबऑर्डिनेशन था। लेकिन लोगों का, मेरे को लगता है कि आप सबके भाषण भी सुनेंगे तो डे वन से इंदौर के चुनाव को लेकर सब जने बड़े नीरस थे कि इंदौर का चुनाव तो हारा हुआ ही है, सब जने अपने भाषणों में बोले थे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मैं डिबेट कर रहा हूं या मैं अपनी बात रख रहा हूं, कहीं ना कहीं जो 2019 का परिणाम है उससे बेहतर परिणाम आएंगे ही। लेकिन आज आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 2600 बूथ की ईवीएम मशीन को खोलना है, मशीन चेक करना है, उसको पैक करना है, उस पर साइन करना है, अगर उन 2600 बूथों पे अगर आपके लोग नहीं बैठेंगे, उनके लोगों से आपका संपर्क नहीं है, अगर आपसे उनका संवाद नहीं है, तो फिर आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कैसे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये भी जानना चाहते हैं कि अक्षय बम जी की बीजेपी में एंट्री की स्क्रिप्ट क्या कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने लिखी है? क्योंकि पहले दिन से आप उनके साथ साए की तरह नजर आ रहे हैं और आज भी प्रचार प्रसार में अक्षय बम और कैलाश विजयवर्गीय जी साथ साथ कदमताल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जब मैं 29 तारीख की सुबह में सब्जी मंडी में भी जनसंपर्क करने गया था, खुद की व्यक्तिगत टीम को लेकर ही, जो लोग साथ में थे, और उन व्यक्तिगत लोगों को जब मैं लेकर गया और 8:30 बजे मैंने देखा कि यार बहुत बड़ी दिक्कत है और अगर अभी भी ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा चुनाव बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि मुझे आगे भी विधानसभा लड़ना है और कुछ चीजें करनी है। तो फिर आपका नैतिक जवाबदारी बनती है कि जो व्यक्तिगत टीम आपके साथ कर रही है, आपका समाज आपके साथ काम कर रहा है, और अगर वो आपके लिए वोट देने के लिए इच्छुक है और वो आपके लिए काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन जिस तरह का संगठन का काम होना चाहिए वो संगठन का काम बिल्कुल नहीं था। तो मेरा मन ये था कि मुझे फॉर्म उठाना है, लेकिन मैंने अपने पापा के साथ ये शेयर करा, उठाना है, ज्वाइन करना है। मुझे सनातन धर्म में पूरा मेरा आराध्य देव है, मेरा उनके अंदर विश्वास है, अटूट विश्वास है, लेकिन उस समय तक नहीं था। फिर पापा ने ये बात आदरणीय कैलाश जी से करी, उनके 40 साल से उनके संबंध है, मैं फॉर्म उठाने ही वाला था, लेकिन इस तरह से बात करी। फिर उनकी तरफ से भी पूरा आया, जब हमने बोला कि अक्षय अपना फॉर्म उठाने वाला है, तो फिर उन्होंने भी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करी और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि फिर मैं बीजेपी के साथ भी काम कर सकता हूं। बिल्कुल। चलिए, अब ये तो हुआ वर्तमान, अब आपका भविष्य क्या है? अब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कलेवर में भगवा रंग में रंग गए हैं अक्षय बम, और आने वाले दिनों में आपके जो फौलादी और जो क्रांतिकारी सियासी दावपेच हैं वो इसी तरह से नजर आने वाले इंदौर की जनता को। भगवा रंग में तो सभी रंगे हुए हैं, जी। सिर्फ दिखना बाकी होता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हर आदमी हिंदू है, हर आदमी केसरिया से प्यार करता है, हर आदमी के लिए उनके आराध्य देव भगवान राम है और वो उनको पूर्ण तरह से मानता है। तो ये चीजें तो बड़ी क्लियर है, सबकी, कोई माने या ना माने, पर ये बड़ा क्लियर है कि आदमी सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। रही बात आदरणीय कैलाश जी की, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि जिस दिन से मैंने फॉर्म उठाया, मैं जितनी अपनी लोकसभा में लोगों से नहीं मिल पाया या आम सभा नहीं कर पाया, उससे ज्यादा उन्होंने मुझे लोगों के बीच में ले गए और मेरा संवाद कराया। आज मैं अलीराजपुर की बात करूं, सरदारपुर की बात करूं, झाबुआ की बात करूं, कुक्षी की बात करूं, विधानसभा 1 की बात करूं, इतने लोगों से मुझे मिलवाया और मेरी आम सभा करी। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोगों के बीच में मुझे लेकर गए वो। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा पन्ने पीछे हम पलटें तो हम देखें कि जीतू पटवारी जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके बड़े भाई की भूमिका में रहे। आप जब तक कांग्रेस में थे बिल्कुल बड़े भाई की तरह वो भूमिका निभाते थे, आपको मार्गदर्शन देते थे। बड़े भाई का ये प्रेम भाजपा में आने के बाद कहीं कम तो नहीं हुआ है? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि उनका प्रेम कम हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। पर फिर भी आपको लगता होगा ना कि आप उनको जानते हैं, इतने सालों पुराने रिश्ते रहे हैं, विचारधारा बदल गई है? विचारधारा बिल्कुल बदली है और विचारधारा में सनातन के साथ हूं अब। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीतू भैया ने कोशिश करी थी कि अक्षय का चुनाव ठीक हो। मैंने उनसे 2-3 बार पहले भी कंप्लेंट करी थी कि इंदौर में मुझे बहुत डिसअबॉर्डिनेशन है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को कॉल करा, पर कहीं ना कहीं उसका कोई निर्णय या कुछ भी चीज निकल के बाहर नहीं आ रही थी। और इस चीज से मैं जरूर बहुत मुझे ठेस लगी और मुझे दुख हुआ कि उनके बोलने के बाद भी इंदौर के नेता काम नहीं कर रहे थे। गुस्सा भी आ रहा था मतलब आपको? बहुत था, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में अगर आप दिन भर घर में बैठे हो तो फिर आपको दिक्कत तो होगी उससे। अच्छा, बीजेपी में अक्षय कांति बम का गॉडफादर कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में आप आए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी एक माध्यम भी बने हैं क्योंकि आपके पिता के और उनके पुराने रिश्ते रहे 40 साल पुराने। वर्तमान में बीजेपी में गॉडफादर कौन है आपका? मैं तो हमेशा से मानता हूं कि जो
बीजेपी की पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो संगठन की पार्टी है। उनका सत्ता से बहुत कम लेना देना होता है, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के जो भी अपने सनातन धर्म के लिए और लोगों के लिए काम कर सकता हूँ अपने देश के लिए, इसको एक सुपर पावर बनाने के लिए वो काम मैं करूँगा। ओके। अच्छा, कांग्रेस एक आरोप भी लगा रही है कि आपको बीजेपी में लाने के लिए डराया धमकाया गया, आपको तरह तरह की बातों से जो है प्रताड़ित किया गया और आपको रोजाना ऐसे बातें बताई गई जिसकी वजह से आपके अंदर एक भय उत्पन्न हुआ। उनके इन तमाम सियासी आरोपों में कोई सच्चाई आपको लगती है या आप इसे बेबुनियाद मानते हैं? मैं बिल्कुल इसको बेबुनियाद ही मानूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक ही केस चल रहा है। मैं करीब करीब 22 साल से काम कर रहा हूँ। 23 साल की उम्र में मैंने काम चालू कर दिया था और इस पूरे 22 साल के करियर में सिर्फ एक केस मेरे ऊपर है, वो भी एक जमीन का केस का मैटर है। और वो जिसने लगाया है उसका रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हैं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप कोर्ट में, थानों में पता कर सकते हैं उनके बारे में। और एकमात्र केस चल रहा है, जिसी केस के अंदर मल्टीपल कोर्ट्स में केस चल रहा है। कुछ हाई कोर्ट में भी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी है, कुछ लोअर कोर्ट में भी है, कुछ सीबीआई कोर्ट्स में भी है। वो पर्टिकुलर एक ही चीज लग रहा है। दूसरा, कॉलेज को लेकर कोई चीज कहता है। आज 1.5 साल पहले आपको A+ ग्रेड मिलना, जो कि देश की नंबर 1 ग्रेड होती है, किसी कॉलेज को नहीं है। 1.5 साल बाद मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, इसलिए आपको याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और आप बात करने जा रहे हो। तो इससे मालूम पड़ता है कि किसी लोगों को अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उनका विवेक है, वो काम कर सकते हैं उसको लेके। चलिए, अब आप बीजेपी में आ गए, लेकिन कांग्रेस ने एक नया अभियान, एक नई मुहिम छेड़ दी है। नोटा को प्रमोट कर रही है कांग्रेस, जो कहा जा रहा है कि बड़ा एक चैलेंज भी होगा बीजेपी के लिए, जो कि वर्तमान दल है आपका। आपको लगता है नोटा का असर या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? कहीं बाजार में आप घूम रहे हैं, जनता के बीच आप बीजेपी के प्रचार के तौर पर जा रहे हैं? नोटा के लिए आप बात कर रहे हैं, उसके पहले आप स्वयं क्या कर सकते थे, ये महत्वपूर्ण है। पहले ये कर सकते थे कि अक्षय को आप ताकत दे सकते थे, अक्षय को पोलिंग बूथ तक आप पहुंचा सकते थे। आप ये काम पहले कर सकते थे। दूसरा, जब आपने अक्षय को फॉर्म ए दिया है और फॉर्म बी दिया है, उस फॉर्म बी के अंदर मैं आपके साथ कॉपी शेयर करूंगा अभी। उस फॉर्म बी के अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसिल होता है तो मोती सिंह पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट, और अगर अक्षय अपना फॉर्म वापस उठाते हैं तो मोती सिंह पटेल का, जो कि इंडिपेंडेंट का फॉर्म होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट में और वो उनके कैंडिडेट होंगे। आज जब ये चीजें आप फॉर्म बी पर लिख कर दे रहे हैं, तो मोती पटेल जी का इंडिपेंडेंट का नॉमिनेशन का फॉर्म आपने क्यों नहीं भरवाया? अगर अक्षय आज फॉर्म उठा भी रहा है तो आज कांग्रेस का कैंडिडेट आपके पास होता और मोती सिंह जी पटेल ये चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन क्या आज लीगल टीम जो प्रदेश की है और जो शहर की है, उन्होंने इस फॉर्म बी को देख के क्या मोती सिंह पटेल जी का इंडिपेंडेंट का फॉर्म नहीं भरवाना था? आज इस पर कोई बात नहीं करता है। आज इंदौर की जनता इसके ऊपर सवाल नहीं करती है और इस चीज का कोई जवाब नहीं देता। मुझे कहते हैं कि आपने 11:30 बजे फॉर्म उठाया, 4 घंटे थे, तो कैसे नया कैंडिडेट बनता? लेकिन आपको जब मालूम है कि 25 तारीख आखिरी है नॉमिनेशन करने की और मैं 24 को मेरा नामांकन डाल दिया था, तो मोती सिंह पटेल भैया ने जब कांग्रेस का अपना नामांकन डाला तो उनने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 25 के पहले अपना फॉर्म क्यों नहीं भरा और शीर्ष नेतृत्व ने उनका फॉर्म क्यों नहीं भरवाया? अगर वो आज फॉर्म भरवा देते और अक्षय को अगर तकलीफ थी और वो अपना फॉर्म उठा भी रहे थे, तो मोती सिंह जी पटेल ऑफिशियल कैंडिडेट होते। और आज ये जो चुनाव आप नोटा के लिए चिल्ला रहे, इसके बावजूद आप अपना कैंडिडेट दूसरा लेकर जाते और आम जनता के सामने उसको रिप्रेजेंट करते और ये चुनाव लड़ते। मतलब बड़ी चूक जो है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ही हुई है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। अगर आप फॉर्म भी कोई भी पढ़ेगा और कोई भी लर्नेड आदमी होगा, इंटेलेक्ट आदमी होगा, उसको मालूम है कि अगर मोती सिंह जी पटेल एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना फॉर्म 25 के पहले भरते, ये पार्टी की जवाबदारी थी, क्योंकि वो सेकंड कैंडिडेट जब लिख कर दे रहे तो सेकंड कैंडिडेट को तैयार करके फॉर्म भी भरवाना था उनका, और वो भरवाते तो ये पोजीशन आती ही नहीं। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल इस पर कांग्रेस को जरूर जो है अंदरूनी तौर पर मंथन की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे अक्षय जी, लेकिन जब आपने पार्टी बदली तो लोगों ने तरह तरह के बयान दिए आपको लेकर। मुझे लगता है कई ऐसी टिप्पणियां हुई जो कि अशोभनीय है। मुझे भी मेरे मुंह से उस शब्दों को निकालने में शर्म आती है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में कहा गया कि वो गद्दार थे, गद्दार हैं। आपके बारे में भी कहा गया कि आप गद्दार हैं, रणछोड़ दास हैं। आपको गुस्सा आया? आपको लगा कि इनको पलट कर जवाब देना चाहिए? दोनों चीजों पे जवाब दे देता हूँ। दोनों शब्द का मतलब अलग अलग है। जी जी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि गद्दार होता क्या है? गद्दार क्या होता है? जो अपना काम नहीं कर रहा और छोड़ के चला जाए।
दूसरा रणछोड़ दास क्या होता है, रणछोड़ दास जब भी यूज किया जाता है शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है, और धर्म के लिए छोड़ा हुआ रण को रणछोड़ दास, आप उसको गलत सेंस में कर रहे हैं, पर उसका मतलब कुछ और होता है। दूसरी बात गद्दार की, मुझे मालूम ये नहीं था कि वाकई ही मोती सिंह जी पटेल ने इंडिपेंडेंट का फॉर्म नहीं भरा है। अगर वो इंडिपेंडेंट का फॉर्म भरते तो जो चीज आप अपने फॉर्म बी में लिख कर दे रहे वो यथार्थ हो जाती, लेकिन आप उस चीज पे ध्यान ना देते हुए अक्षय पे ध्यान दे रहे कि अक्षय ने फॉर्म क्यों उठा लिया। अक्षय के फॉर्म उठाने के कारणों को आप देखें, ये बात एक व्यक्ति या इसकी नहीं है। 2029 में फिर चुनाव आएगा, लेकिन अगर आप किसी कैंडिडेट को लड़ाते हो तो ये संगठन की नैतिक जवाबदारी है कि उसको जितनी ताकत वो दे सके वो दे। जितने लोग विधानसभा का चुनाव लड़े हैं उनकी नैतिक जवाबदारी है कि वो पूरा ताकत दे, और शीर्ष नेतृत्व का ये नैतिक जवाबदारी कि उन लोगों पर ध्यान रखे कि वो वाकई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बोलना कि गद्दार है, रणछोड़ दास है, ये पूरी बात अलग है। ये अपने अपने संस्कार है, अपनी अपनी संस्कृति है, जिसको जो शब्द ठीक लगता है वो बोल सकता है। चलिए, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए राजनीति में जो है इसको लाजमी भी माना जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है कि आपको निगम मंडल में बहुत जल्दी कोई कुर्सी मिलने वाली है, शायद आपकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बातचीत भी कराई गई, और जब आप बीजेपी में एंट्री ले रहे थे, ये कहानी का क्लाइमेक्स शुरू हो रहा था, तब ये वादा अक्षय कांतिबम जी को मिल गया था। मैं इसको कहना बिल्कुल गलत बोलूंगा, क्योंकि बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा। यहाँ पर जो आदमी काम करता है उसी को जो दायित्व दिया जाता है वो करता है। अक्षय का दायित्व इतना ही है कि अभी जमीन पे जाके जो काम उसको दिया जा रहा है, जो बात उसको लोगों के बीच में रखने का मौका दिया जा रहा है, वो अपनी बात रखे। रही बात निगम मंडल की, तो इस तरह की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास समय इतना कम था कि इन सब चीजों की कोई बात नहीं, और ना ही मेरी कोई तृष्णा है इस तरह का काम और पद लेने की। लेकिन हाँ, मैं आदरणीय कैलाश जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में ये डिसाइड करके मुझे लिया। मैं आदरणीय मोहन जी यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो सारे कार्यक्रम छोड़ के इंदौर आए और मेरा उत्साहवर्धन करा उन्हें। मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी सहमति दी। मैं आदरणीय गौरव भाई साहब को धन्यवाद देता हूं कि वो इंदौर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी। तो मैं इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, अब आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? कांग्रेस में आप थे तो पहले आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, 4 नंबर विधानसभा से, फिर आप लोकसभा चुनाव में मैदान में कूदे, अब वहां से निकल गए हैं। बीजेपी में आने के बाद क्या ये दोनों लक्ष्य फतेह करेंगे अक्षय बम आने वाले सालों में? मेरा इलेक्टोरल पोलिंग का मन बिल्कुल था, सभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन मुझे कांग्रेस ने विधानसभा 4 का भी टिकट नहीं दिया, जबकि वो हारी हुई सीट थी। हारी हुई सीट के लिए भी अक्षय उनको उपयुक्त कैंडिडेट नहीं लगा, और 2 महीने पुराना आया हुआ कैंडिडेट उनको ज्यादा अच्छा लगा। क्या कारण रहे होंगे वो स्वयं जानते हैं। लेकिन जब मुझे लोकसभा का टिकट दिया तब ये मुझे कंफर्म करा गया था कि संगठन पूरी ताकत देगा, आपको लड़ना है। संगठन की ताकत नहीं मिली, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने करा। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ का सिस्टम अलग है, अनुशासन है, यहाँ पर सब चीजें एक लक्ष्य के आधारित पे चलती है। मुझे उस लक्ष्य आधारित पे जो भी काम दिया जाएगा, छोटे से छोटा कार्य भी अक्षय बम वो करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। चलिए, आखिर में जाते जाते इंदौरियों के नाम क्या खास पैगाम देंगे अक्षय कांतिबम, जो कि चुनाव मैदान में जरूर थे, अब अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में है, पीछे से आप पूरे तरह से काम कर रहे हैं, और क्या इंदौरियों के नाम एक मैसेज होगा जो कि बार बार कह रहे हैं कि अक्षय कांतिबम ने कदम क्यों उठाया? मैं इंदौर के लिए 4 लाइनें हमेशा से बोलता था, मैंने हर डिबेट में बोली है और पूरी ताकत से बात रखी है। मैंने कभी इंदौर से वोट अपील नहीं करी। मैंने हमेशा जब भी अपना भाषण दिया है यही बोला है कि मैं इंदौर की आवाज बनना चाहता हूं, और 4 लाइनों में सिर्फ बता देता हूं कि मैं इंदौर को कैसे देखता हूं और इंदौर क्या है मेरे लिए। इंदौर क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर, ड्रीम इंदौर और हैप्पी इंदौर, ये इंदौर में देखना चाहता हूं और इसी के लिए मैं काम करना चाहता हूं। चलिए, ये नौजवान है, युवा है, हरफन मौला है, अक्षय हैं, इसलिए निडर हैं, अभय भी हैं, और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी में उड़ान भरने के लिए तैयार भी हैं। ये कदम क्यों उन्होंने उठाया? क्या यहाँ पर कानूनी अड़चनें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को थी जिसे दूर किया जाना चाहिए था, और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी अक्षय कांतिबम के ये तमाम तेवर बरकरार रहेंगे, और आने वाले कल में कौन सी चुनौती को पार करने के लिए वो बीजेपी के साथ मैदान में डटे नजर आएंगे? इंतजार कीजिए चुनाव नतीजों का, उसके बाद सारी सियासी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।